Hello everyone. So in today's topic I am going to tell you about everything, each and every question about the cohort study. So please try to listen it very carefully because it's very interesting video from my side and I hope you all जो मैं समझाना चाहती हूँ वो तुम समझ जाओ। ठीक है, तो कोहॉर्ट स्टडी में हम क्या पढ़ते हैं? कोहॉर्ट का मतलब होता है जो आ रहा है, मतलब कमिंग अप। हम ऐसे याद कर सकते हैं कि कोहॉर्ट का मतलब होता है कमिंग अप, मतलब कि अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रिस्क फैक्टर होंगे और उससे जो डिजीज़ आएगी तो डिजीज़ तो आ रही है ना, तो इसलिए इसको बोल दिया, इसका नाम दे दिया कोहॉर्ट स्टडी। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास जो है एक तरीके से मान ले रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होता है या फिर रिस्क फैक्टर एब्सेंट होता है। तो कोहॉर्ट स्टडी में हम क्या करते हैं, हम फॉलो अप करते हैं किसी पेशेंट को। मान लो आज तुम्हारे पास कोई पेशेंट आया है, ठीक है, वो स्मोकिंग कर रहा है, तो हमें पता है कि हाँ ये पेशेंट मेरा स्मोकिंग करता है और ये पेशेंट मेरा स्मोकिंग नहीं करता। अब मैं कुछ सालों बाद, कुछ क्या बहुत सारे सालों के बाद जो स्मोकिंग से रिलेटेड जो भी डिज़ीज़ उनको हो सकती है, मैं उनको जाके देखूँ कि उनको क्या वो डिज़ीज़ होगी या नहीं होगी। तो इस स्टडी को बोलते हैं कोहॉर्ट स्टडी। और कोहॉर्ट स्टडी हम किस में पढ़ते हैं? कोहॉर्ट स्टडी एक ऑब्जर्वेशनल एनालिटिकल स्टडी है, क्योंकि इसमें हम टेस्ट करके देख रहे हैं ना भाई कि उसके ऊपर वो डिज़ीज़ हो रही है या नहीं। तो इसमें हमेशा रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होता है और रिस्क फैक्टर तो हम जो सेलेक्ट करते हैं ग्रुप, एक ग्रुप हम ऐसा लेते हैं जिसमें वो रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है। जैसे कि मान लो कि सारे लोग सिगरेट पी रहे हैं तो वो रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, और दूसरा लेंगे जिसमें वो सिगरेट नहीं पी रहे हैं तो उसमें क्या है, रिस्क फैक्टर एब्सेंट है। ठीक है, तो फिर हम इनको फॉलो अप करेंगे। ठीक है, फॉलो अप करने के बाद हम देखेंगे क्या जो हमारा सिगरेट पी रहा था या फिर स्मोकिंग कर रहा था उसमें वो डिज़ीज़ हुई है या फिर वो डिज़ीज़ नहीं हुई है, और जो नहीं कर रहा था उसको क्या वो डिज़ीज़ हुई है और या फिर उसको वो डिज़ीज़ नहीं हुई है। तो देखो जो कोहॉर्ट स्टडी है उसमें मैं अभी प्रेजेंट में मैंने रिस्क फैक्टर प्रेजेंट, रिस्क फैक्टर एब्सेंट लिया है, और मैं आगे जाके 10 साल बाद या 20 साल बाद देखूँगी कि उनको वो डिज़ीज़ हो रही है या नहीं हो रही। तो ये मेरा फॉलो अप हो गया। ठीक है, तो इसलिए कोहॉर्ट स्टडी के जो अलग अलग नाम है वो किस किस नाम से क्वेश्चन पेपर में पूछी जा सकती है। कि अगर तुम्हारे क्वेश्चन में हिंट मिले कि फॉलो अप किया हमने उनको 5 ईयर या 10 ईयर, या फिर फॉरवर्ड लुकिंग स्टडी है, फॉरवर्ड लुकिंग स्टडी है, फॉलो अप स्टडी है, या फिर कोज टू इफेक्ट स्टडी है, मतलब कि जो कोज है मतलब कारण क्या है, कोज हमारा कारण हो जाएगा, जैसे वो स्मोकिंग कर रहा है ये उसका कारण है, और इफेक्ट क्या है, उसको वो डिजीज़ हो गई वो हमारा इफेक्ट है। ठीक है, तो ये इस बार जो है एफएमजी एग्ज़ाम में ये वाला क्वेश्चन आया था कि कोज टू इफेक्ट जो है उसमें ट्रू एंड फॉल्स, मतलब फॉल्स स्टेटमेंट हमें रूल आउट करनी थी कि कौन सी है। तो कोज टू इफेक्ट भी एक ऑप्शन था और इफेक्ट टू कोज भी एक ऑप्शन था। ठीक है, तो इसमें फॉलोअप स्टडी हो गया, फॉरवर्ड लुकिंग स्टडी हो गया, हमारा कोज टू इफेक्ट स्टडी हो गया, या फिर हम कहीं कंकरेंट स्टडी हो गया, कंकरेंट स्टडी हो गया हमारा, या फिर एक्सपोजर टू आउटकम, मतलब वो उसने एक्सपोज किया है, एक्सपोजर टू आउटकम स्टडी, ये भी हो सकता है। तो जब भी ये 5 वर्ड में से आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए, या फिर रिस्क फैक्टर टू डिजीज़, रिस्क फैक्टर टू डिजीज़, तो आप समझ जाना कि वो कोहॉर्ट स्टडी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब कोहॉर्ट स्टडी तो अपनी टाइप्स की भी होती है, 3 टाइप्स की, वो मैं अभी बाद में बताऊंगी। पर अभी देखो कोहॉर्ट स्टडी में क्या होता है, फॉलोअप स्टडी, फॉरवर्ड लुकिंग स्टडी, कोज टू इफेक्ट स्टडी, कंकरेंट स्टडी, एक्सपोजर टू आउटकम स्टडी, रिस्क फैक्टर टू डिजीज़। तो ये सारी हम कोहॉर्ट स्टडी में पढ़ते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा ये रिस्क फैक्टर ग्रुप है, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ भाई ये एक्सपोज्ड है, कि एक्सपोज्ड ग्रुप प्रेजेंट है या फिर हमारा एक्सपोज्ड ग्रुप एब्सेंट है। ठीक है, उसके बेसिस पे हम देख लेते हैं कि उसको डिज़ीज़ हुई है, उसको डिज़ीज़ नहीं हुई है। ठीक है, तो अब देखो अब हम ये कर क्यों रहे हैं, कोहॉर्ट स्टडी से हमें क्या क्या फ़ायदा है। अब मान लो अगर मैं यहाँ पे रियल एग्जांपल लूँ, जैसे मैंने लिया कि एक बंदा स्मोकिंग है वो करता है, ठीक है, और एक बंदा है जो स्मोकिंग नहीं करता है, तो हमने ऐसे ही बहुत ग्रुप बनाए हैं कि जो स्मोकिंग कर रहे हैं या जो स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं। फिर मैं जाके कुछ सालों बाद मैं उनको फॉलो करूँगी, फॉलोअप करते टाइम उसके बाद मैं देखूँगी कि कितनों को कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हुई है और कितनों को नहीं हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने चेक की उनमें। और तो देखो इसके लिए मैं उनको फॉलोअप करूँगी, मतलब हर बार मुझे उन पे नज़र लगानी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि वो मतलब स्मोकिंग कर ही रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं।
ठीक है, तो उस तब जाके मुझे डिजीज़ का पता चलेगा, या फिर कह लो तब जाके मुझे इफ़ेक्ट्स दिखेंगे उसमें। ठीक है, तो ये था हमारा कोहॉर्ट स्टडी का एग्जाम्पल। अब इसके जो है मैं बताना चाहूँगी कि इसके फ़ायदे क्या हैं, मतलब इसके एडवांटेजेस क्या है कोहॉर्ट स्टडी के। ठीक है, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चंस आता है, उसमें क्वेश्चन ऐसे नहीं आता कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कोहॉर्ट स्टडी। उसमें क्वेश्चन आता है कि जो एडवांटेजेस मतलब जैसे कि उसमें ऐसे पूछ लेंगे क्या इसमें हॉथोर्नियन बायस होता है, हॉथोर्न बायस, या फिर एट्रिशन बायस होता है, या फिर इसमें टेम्पोरलिटी होती है, तो ऐसे करके क्वेश्चन। तो एडवांटेज में क्या है, अब देखो फ़ायदा क्या है इसका कि इसके जो हैं अगर मैंने सिर्फ उस पेशेंट के जो है ना वो मल्टीपल आउटकम निकल सकते हैं। जैसे अगर वो स्मोकिंग कर रहा है, स्मोकिंग करने से तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है ना, यहाँ पे मैंने सिर्फ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ लिया, तो वो और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो मुझे एडवांटेज इसमें ये है कि इसमें जो है मल्टीपल आउटकम आ सकते हैं, हमारे क्या आ सकते हैं, मल्टीपल आउटकम आ सकते हैं। ठीक है, या फिर ये कह लो कि हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने बंदों के इंसिडेंस हैं, चांसेस हैं कि उनके वो बीमारी होगी। ये बता सकते हैं ना भाई, अगर कोई बंदा मान लो अभी अल्कोहल पी रहा है, तो मैं ये बता सकती हूँ ना कि भाई इसके कितने % चांसेस हैं कि इसका हिपैटोमेगाली हो सकती है, या फिर इसके लीवर सिरोसिस हो सकता है, या फिर कुछ भी मान लो। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें में इंसिडेंस होता है। इंसिडेंस क्या होता है कि इंसिडेंस होते हैं नए केसेस कितने मिलेंगे उस चीज़ के, है ना, तो वो चीज़ मैं इनसे कर सकती हूँ कोहॉर्ट स्टडी से। फिर इसका एक एग्जाम्पल होता है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है कि ये टेम्पोरलिटी बताता है। तो टेम्पोरलिटी का हमारा मतलब क्या होता है, टेम्पोरलिटी का मतलब होता है कि इसमें जो हमारा कोज आ रहा है ना, जो हमारा इफेक्ट है, हमारे इफेक्ट से पहले कोज मिलेगा इसमें। तो टेम्पोरलिटी का मतलब क्या होता है कि कोज प्रिसीड्स इफेक्ट, कोज प्रिसीड्स इफेक्ट्स। तो हमारा इफेक्ट क्या था कि हमारी बीमारी, उससे पहले हमारा रिस्क फैक्टर था ना, तो इफेक्ट से पहले हमें क्या मिल रहा है, हमें कोज मिल रहा है, कारण मिल रहा है। ठीक है, हम उसको चेंज कर सकते हैं कि हमें वो बीमारी ना हो। मान लो कोई स्मोकिंग कर रहा है, वो क्विट कर दे स्मोकिंग करना, तो उसको वो बीमारी थोड़ी ना होगी। तो इसलिए हम इसमें टेम्पोरलिटी इसमें पता लगा सकते हैं टेम्पोरलिटी का। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं, पर इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। हाँ जी बिल्कुल है। तो अब डिसएडवांटेजेस में क्या है, तो डिसएडवांटेजेस में देखो, डिसएडवांटेजेस में देखो, एक तो हम उस बंदे को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, फॉलो अप कर रहे हैं, हर 5 साल 10 साल बाद हम चेक कर रहे हैं, मतलब इतना टाइम नहीं, हर साल हम चेक कर रहे हैं कि कब उसको वो बीमारी होगी कि भी नहीं होगी, क्या पता हम फॉलो ही करते रह जाए और उसको वो बीमारी ही ना हो। तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग स्टडी है। ये क्या है, ये टाइम टेकिंग स्टडी है, इसमें हमारा बहुत खर्चा हो जाता है, तो ये कॉस्टली भी है, क्योंकि जब फॉलोअप करते हैं तो अब पता ही नहीं ना कितने टाइम तक फॉलोअप करना है, आना जाना सब लगा रहेगा उसमें, तो पैसे खर्च हो जाएंगे। फिर इसमें जो होता है हमें सैम्पल साइज़ ज़्यादा चाहिए होता है। एक बंदे पे हम कह के नहीं बोल सकते कि मान लो एक बंदे ने चाय पी और उसका पेट ख़राब हो गया चाय पीने से, तो ज़रूरी थोड़ी ना सबका चाय पीने से पेट ख़राब होगा। कितने सारे केसेस है अपने इंडिया में, कितने सारे लोग हैं अपने इंडिया में जिनका बिल्कुल पेट ख़राब नहीं होता चाय पीने से। तो इसमें है कि इट रिक्वायर लार्ज सैम्पल, तो हमें लार्ज सैम्पल चाहिए इस स्टडी को करने के लिए। ठीक है, फिर और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस में मान लो मैं जिस बंदे को फॉलो कर रही थी, फॉलोअप कर रही थी कि हाँ भाई ये मेरा रिस्क फैक्टर इसमें था और मैं उसको फॉलोअप कर रही, क्या बीच में मेरा वो जो पर्सन है वो लॉस हो जाए। ठीक है, तो फॉलोअप लॉस हो सकता है, तो उसी को बोलते हैं एट्रिशन बायस। एट्रिशन बायस मतलब जिस बंदे को या फिर जिस भी पर्सन को मैं अटेंशन दे रही थी ये देखने के लिए कि उसको वो डिज़ीज़ होगी या नहीं होगी, वही लॉस हो गया। तो हम कई बार जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि टेम्पोरलिटी का मतलब क्या है, एट्रिशन बायस का मतलब क्या है ना। तो एट्रिशन मतलब अटेंशन ख़त्म, तो मतलब लॉस फॉलोअप, मतलब फॉलोअप करना लॉस हो गया उसका। ठीक है, या फिर फॉलोअप लॉस हो गया। अब उसके बाद है हमारा अगला पॉइंट, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ये एट्रिशन बायस का डिसएडवांटेजेस है उसमें, और एक आता है हमारा हॉथॉर्न बायस। हॉथॉर्न मतलब हॉथॉर्न बायस, हॉथॉर्न बायस का मतलब होता है जैसे वो जो है उसने मॉडिफाई कर लिया अपना बिहेवियर। क्या कर लिया उसने, मॉडिफाई देयर बिहेवियर, उसने अपना बिहेवियर ही चेंज कर लिया। ठीक है, उसको बोलते हैं हम हॉथॉर्न बायस, मॉडिफाई देयर बिहेवियर।
ठीक है। तो प्लीज़ ये याद रखना कि जो क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे आता है कि कोहॉर्ट स्टडी टेल्स अबाउट एट्रिशन बायस, टेल्स अबाउट होथर्न बायस, टेल्स अबाउट टेम्पोरलिटी। तो हमें याद रखना है कि टेम्पोरलिटी कोहॉर्ट स्टडी में होती है, पर होथर्न और एट्रिशन बायस उसके डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, उसमें हमें लॉस हो जाता है। क्या पता फॉलो अप करना, हम वो बंदा ही गायब हो जाए जिसको हम फॉलो अप करेंगे, या फिर वो आके हमें बता ही नहीं रहा है, हमें पता ही नहीं है उसका एड्रेस कहाँ पे है, या फिर बंदा अपना हवाई मतलब होथर्न बायस है, हवा में आ जाए कि भाई चलो इसने मेरे को टोक दिया कि मैं सिगरेट पीता हूँ, मुझे ये हो सकता है, अब मैं पीऊँगा ही नहीं। ठीक है, तो होथर्न बायस मॉडिफाई देयर बिहेवियर, इसका मतलब हो गया उसने अपना बिहेवियर जो है वो चेंज कर लिया। ठीक है, अब हमने इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज तो कर लिए, अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसको हम करते क्या हैं। तो सबसे पहले कोहॉर्ट स्टडी को करने के लिए हम सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं ना एक पर्टिकुलर स्टडी कि भाई हाँ इसी बंदों को लेना है, या फिर स्मोकिंग नॉन स्मोकिंग को लेना है, या फिर जो ज़्यादा तीखा खाते हैं उन बंदों को लेना है कि उनके जीआईटी की प्रॉब्लम ज़्यादा होंगी। ठीक है, तो इसमें सिलेक्शन स्टडी सब्जेक्ट करना होता है। फिर उसके बाद हमें डाटा, जब वो बंदा एक्सपोज हो जाता है तो उसका हमें डाटा भी लेना पड़ता है। ठीक है, फिर उनका कंपैरिजन भी करना पड़ता है, फॉलोअप भी करना पड़ता है, और हमें उनका रिजल्ट एनालिसिस भी करना होता है। तो कोहॉर्ट स्टडी में जब हम स्टेप्स करते हैं तो स्टेप्स मैंने एज अ वोकेबुलरी एज अ ओरल मैंने बोला है कि सबसे पहले सिलेक्शन करते हैं सब्जेक्ट्स का, सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स किया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इसमें हमने उनका डाटा जो है, जो भी हमें डाटा मिल रहा है, ऑब्टेनिंग डाटा ऑन एक्सपोजर। ठीक है, डाटा हम रेगुलर जाके ले रहे हैं। फिर थर्ड हो जाएगा सिलेक्शन ऑफ कंपैरिजन ग्रुप, हमें कंपैरिजन ग्रुप का सिलेक्शन करना है, मतलब कि जो जिसमें रिस्क फैक्टर वो प्रेजेंट ना हो। सिलेक्शन ऑफ कंपैरिजन ग्रुप, अब कंपैरिजन ग्रुप को जब मान ले एक हमने सिगरेट स्मोकिंग लिया है तो दूसरा स्मोकिंग नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, तो इसमें हम नॉन एक्सपोज्ड का सिलेक्शन करते हैं अच्छे से सावधानी से, क्या पता कुछ कोई झूठ बोल रहा हो, है ना, इसलिए। फिर हमें फॉलोअप करना पड़ता है, फॉलोअप करने के बाद हमें उसका एनालिसिस, जो हमारा रिजल्ट होता है उसको भी एनालिसिस करना होता है, और एनालिसिस करने के लिए हम इसमें रिलेटिव रिस्क या फिर एट्रीब्यूटल रिस्क या फिर PAR, ये चीज़ें हम इनसे पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना रिलेटिव रिस्क, AR वगैरह ये हम कोहॉर्ट स्टडी में चेक करते हैं, क्योंकि आगे जाके आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कौन सी कोहॉर्ट स्टडी है, कौन सी केस कंट्रोल है, और कौन सी क्रॉस सेक्शनल स्टडी है। ठीक है, तो अभी के लिए आपको याद रखना है कोहॉर्ट में हम कमिंग अप मतलब जाना है हमें आगे, अभी हम रिस्क फैक्टर लेके बैठे हैं और हमें अफेक्ट तक जाना है कि क्या उसने क्या अफेक्ट किया है। ठीक है, अब आ जाओ हमारे इसके टाइप्स। ठीक है, कोहॉर्ट स्टडी के टाइप्स, कोहॉर्ट स्टडी के टाइप्स। अब देखो कोहॉर्ट स्टडी में तो हमें आगे जाना होता है ना, डिजीज़ मतलब रिस्क फैक्टर्स, हमें डिजीज़ की तरफ जाना होता है। तो ये हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव और मिक्स्ड स्टडी। ठीक है, मिक्स्ड स्टडी कह लो, या फिर इसका जो दूसरा नाम होता है, इसका दूसरा नाम जो होता है वो भी हम कह सकते हैं, जिसका इसको बोलते हैं एम्बिस एक्टिव स्टडी। क्या बोलते हैं, एम्बिस एक्टिव स्टडी। ठीक है, और फिर प्रोस्पेक्टिव स्टडी, प्रोस्पेक्टिव मतलब आगे जाना। ठीक है, प्रोस्पेक्टिव स्टडी या फिर रेट्रो प्रोस्पेक्टिव स्टडी। अब मैं इनका एक एक एग्जांपल दूंगी तो तुम्हारे माइंड में बिल्कुल फिट हो जाएगा कि इनका मतलब क्या है। प्रोस्पेक्टिव मतलब आगे जाना। ठीक है, तो ये नॉर्मल कोहॉर्ट स्टडी में जिसमें वो स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है, या फिर स्मोकिंग नहीं कर रहा है, नो स्मोकिंग। ठीक है, इनको हमने फॉलोअप किया, फिर हमने देखा कि किस में जो है CVD हो गया या फिर जिसमें नहीं हुआ, नो CVD। ठीक है, इसमें CVD हुआ या फिर नो CVD। तो देखो प्रेजेंट टाइम में वो कर रहा है ना, तो प्रेजेंट में हम कहाँ पे हैं, स्मोकिंग और नॉन स्मोकिंग, ये हमारा प्रेजेंट है ना, तो हम पास्ट में तो नहीं गए इसके। अब रेट्रो, रेट्रो मतलब पीछे होता है, रेट्रो मतलब क्या होता है, पीछे, और प्रोस्पेक्टिव मतलब पीछे से आगे जाना है, क्या करना है हमें, पीछे से आगे जाना है। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टिव में हम कैसे करेंगे, हम अभी के टाइम पे, जैसे कि अभी हमें पता चला कि कुछ बंदे हैं उनकी जो स्किन है ना उस पर कुछ लीजन्स बने हुए हैं, क्या बने हुए हैं, लीजन्स, स्किन रैश मान लो, या फिर स्किन रैश है और किसी किसी के स्किन रैश नहीं है। ठीक है, स्किन रैश नॉट प्रेजेंट। तो ये हमारा हो गया, हमने ये हमारा ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, सिलेक्शन ऑफ ग्रुप हो गया हमारा कि एक कुछ बंदों में स्किन रैश प्रेजेंट है और कुछ में स्किन रैश नहीं है। अब मैं क्या करूँगी, मुझे पहले पीछे जाना है
कि भाई ये क्या करते थे जिसकी वजह से इनको स्किन रैश हुआ। ठीक है, अब मान ले इन्होंने कुछ किया हो, जैसे कि कोई भी एक्सपोज फैक्टर हो कि भाई ये एक्सपोज्ड थे और ये नॉन एक्सपोज्ड थे। ठीक है, जो नॉन एक्सपोज थे उनके स्किन रैश नहीं हुआ, पर जो एक्सपोज्ड थे उनके स्किन रैश हुआ। ठीक है, तो एक्सपोजर हमने ढूंढ लिया कि इस चीज़ की वजह से इनको स्किन रैश हुआ है ना भाई। अब कुछ भी एक्सपोजर हो सकता है हमारा। तो अब देखो, मैं प्रेजेंट से पहले पास्ट में गई, है ना, उनसे मैंने हिस्ट्री ली कि भाई तुम कब से क्या चीज़ कर रहे हो, किसके कांटेक्ट में हो, किस चीज़ से तुम्हें वो हुई है, तो उसकी वजह से ये रैश हुआ। तो पहले मैं प्रेजेंट से पास्ट में गई, मतलब पास्ट में गई, और फिर पास्ट से मैं वापस प्रेजेंट में आई कि ये लोग करते थे इस वजह से इनको स्किन रैश हुआ है, और ये लोग नहीं करते थे इस वजह से इनको स्किन रैश नहीं हुआ है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं यहाँ से जाऊँगी फ्यूचर में कि अब स्किन रैश हो गया है, अब इनके और क्या हो सकता है, क्या कोई स्किन कैंसर हो सकता है या स्किन कैंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब देखो मैं पास्ट से फ्यूचर की तरफ जा रही हूँ, तो आगे का मतलब तो फ्यूचर हो गया हमारा, और पीछे का मतलब पास्ट हो गया। तो पास्ट से मैं फ्यूचर में आई कि इनके स्किन कैंसर होगा या स्किन कैंसर नहीं होगा। तो देखो ये था हमारा कोज और ये है हमारा इफेक्ट, तो मैं कोज टू इफेक्ट आई ना, तो ये हो गई हमारी रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी, पीछे से आगे आना। ठीक है, आई होप ये तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी किसको बोलते हैं। ठीक, अब हम आ रहे हैं मिक्स्ड और एम्बिस्पेक्टिव स्टडी में। अब देखो बच्चों, मिक्स्ड स्टडी क्या होती है? मिक्स्ड स्टडी होती है कि एक ही टाइम पे हम आगे भी जाएं और एक ही टाइम पे हम पीछे भी जाएं। ठीक है, अब इसमें जो हमारी मिक्स्ड स्टडी होगी, एम्बिस्पेक्टिव कोहोर्ट होगा, मिक्स्ड या एम्बिस्पेक्टिव कोहोर्ट। ठीक है, अब इसमें हमें क्या बताना है, ये मिक्स्ड स्टडी है, मतलब हम सेम टाइम पे आगे भी जाएंगे और सेम टाइम पे हम पीछे भी जाएंगे। ठीक है, अब मैं पहले जो हमारी रेट्रोस्पेक्टिव थी उसका एक दूसरा एग्जांपल लेना चाहूँगी। ठीक है, उसमें जैसे कि एक मिनट, ठीक है, तो जो मेरा ये रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी था ना, इसका जो मैंने एग्जांपल दिया है ये मैंने मिक्स्ड का दिया है। वही मैं सोच रही थी कि गड़बड़ हो गई यहाँ पे। ये देखो, यहाँ मैं फ्यूचर भी गई हूँ जो हमारा प्रोस्पेक्टिव स्टडी था, और मैं यहाँ पे पास्ट में भी गई हूँ जो हमारा रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी था। तो ये मेरी हो गई मिक्स्ड और एम्बिस्पेक्टिव स्टडी। ठीक है, अब जो रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी है उसमें क्या होता है, रेट्रो मतलब पीछे। ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव मतलब होता है हमारा पीछे, जो मैंने बताया था। ठीक, अब इसमें क्या था, रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी में हमें पीछे जाना है। मान ले आज के टाइम पे मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं, ठीक है, जिनको ओरल कैंसर है। क्या है उनको? ओरल कैंसर है। ठीक है, किसी के ओरल कैंसर मिला मुझे, प्रेजेंट है, और किसी में मुझे ओरल कैंसर नहीं मिला। ठीक है, ओरल कैंसर जो है वो मेरा एब्सेंट है। ठीक, अब ये दो थे मेरे, ओरल कैंसर प्रेजेंट, ओरल कैंसर एब्सेंट। अब मैं क्या करूँगी, ये मेरा प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट, तो मैं इनके पास्ट में जाऊँगी। कहाँ जाऊँगी? इनके में पास्ट में, कि भाई ये क्या एक्सपोज़र लेते थे, क्या एक्सपोज़र लेते थे और क्या एक्सपोज़र नहीं लेते थे, या फिर नॉन एक्सपोज़र लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो एक एक्सपोज़र था, नॉन एक्सपोज़र थे। जो एक्सपोज़र हुए उनके ओरल कैंसर हो गया, जो नॉन एक्सपोज़र थे उनके ओरल कैंसर नहीं हुआ। या फिर ये कह सकते हैं कुछ एक्सपोज़र के ओरल कैंसर अभी हो गया और कुछ के अभी नहीं हुआ है, बाद में होगा। ठीक है, तो ऐसे हो गया। तो देखो, जब मैं प्रेजेंट से पास्ट में गई, पीछे गई, उसको बोल दिया हमने रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी। ठीक है, लेकिन जो ऊपर वाला ये केस था, इसमें देखो मैं प्रेजेंट से पास्ट में गई, एक्सपोजर ग्रुप से अब तक का लेके आई, तो ये मेरा रेट्रोस्पेक्टिव। अगर मैं इसको हाफ को देखूं, अगर मैं इस पूरे को
अगर मैं इस पूरे को हटा दूँ तो देखो पीछे वाला मेरा पास्ट है, रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी हो जाएगा। और अगर मैं इस आगे वाले को पीछे वाले को हटा दूँ तो आगे वाला बचा, तो ये मेरा प्रोस्पेक्टिव स्टडी हो गया। ठीक है, तो इसमें मेरा जो है, इसमें मेरा पास्ट भी है और मेरा फ्यूचर भी है। मतलब मेरा इसमें प्रोस्पेक्टिव जो फ्यूचर है प्रोस्पेक्टिव स्टडी दे रहा है और पास्ट मेरा रेट्रोस्पेक्टिव दे रहा है। इसलिए ये जो है ये हमारी स्टडी हो जाती है मिक्स्ड और एम्बिस्पेक्टिव कोहोर्ट। ठीक है, ये थोड़ा सा बीच में बस मैंने थोड़ा एग्जांपल थोड़ा लेंदी कर दिया था, कोई नहीं, पर आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी। सारे क्वेश्चन आप इसके अटैम्प्ट कर सकते हो। अब आप क्वेश्चन बैग किसी भी ऐप का लगा के देखो, आपके हो जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।